चलिए, पिछले वीडियो में हमने ध्वनि पर चर्चा कर ली थी, यानी साउंड पर। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे ध्वनि चैप्टर यानी साउंड के प्रकार पढ़ने वाले हैं। पहले हमने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। चलिए चलते हैं, और जिसने वीडियो पिछला वाला नहीं देखा होगा वो देख लेंगे, जिससे उनको आगे समझ में आने वाला है। चलिए चलते हैं। चलिए देखते हैं। ध्वनि का संचरण कल हमने पढ़ भी लिया था, और हम इसके आगे पढ़ते हैं। यहीं से शुरुआत करते हैं, आपको रिवाइज हो जाएगा। ध्वनि का संचरण यानी ध्वनि किस प्रकार चलती है, इसे कहते हैं ध्वनि का संचरण। चलिए, हम जानते हैं कि ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। बिल्कुल, कोई भी वस्तु है, उसको चोट मारते हैं तो क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। और वायु के कण क्या करते हैं? गति करते हैं, जिससे ध्वनि हमारे कानों तक सुनाई देती है। हम जानते हैं कि ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है माध्यम कहलाता है। यानी जिस ध्वनि से जिस पदार्थ से, यानी ये पदार्थ है जिसे ध्वनि उत्पन्न होकर संचरित होती है, यानी चलती है, आगे की ओर गति करती है, माध्यम कहलाता है। बिल्कुल, ये पढ़ लिया था हमने पिछली क्लास में। ये ठोस यानी माध्यम ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है। द्रव यानी पानी का उदाहरण है द्रव। ये क्या है? द्रव हो सकता है, गैस हो सकती है। बिल्कुल, ये 3 माध्यम हो सकते हैं। स्रोत से उत्पन्न होकर ध्वनि सुनने वाले तक किसी माध्यम से होकर पहुंचती है। बिल्कुल, स्रोत से उत्पन्न हुई थी ध्वनि, और वायु से होते हुए, जिसको मतलब हमारे कानों तक पहुंचती है। आपने याद रखने का अच्छा लिखा है, हमें आँखों तक आँखों क्या किसी की आँखों पहुँच में ही है। वायु किसी की आँखें से पहुँचती है? नहीं, कानों तक है। कोई आँखें से भी सुनता है? ऐसा कोई नहीं मजाक में कह दिया था। कहाँ तक? कानों तक पहुँचती है, कंपन करती हुई, है ना। चलिए, जब कोई वस्तु कंपन करती है तो ये अपने चारों ओर विद्यमान माध्यम के कणों को कंपमान कर देती है। बिल्कुल, जो भी माध्यम के कण हैं क्या हो जाते हैं? कंपन हो जाते हैं। कंपन मतलब होता है अपनी ही जगह पर बहुत तेज गति से हिलना डुलना। अपनी ही जगह पर तेज गति से हिलना डुलना। ये कण कंपमान वस्तु से हमारे कानों तक स्वयं गति कर नहीं पहुँचते। बिल्कुल, ये अपने ही आप नहीं पहुँचते। कैसे? इन्हें एक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। वो ऊर्जा किसके रूप में होती है? ध्वनि के रूप में। जैसे मच्छर एकदम भिनभिनाते हुए आपके कानों तक आता है और आप उसको सुन लेते हैं, और उसकी क्या होती है? कंपमान गति बहुत ही तेज होती है। उसके जो पंख होते हैं बहुत ही तेज मूव करते हैं, इसलिए भिनभिनाने की आवाज़ आती है मच्छरों से। ये कण कंपमान वस्तु से हमारे कानों तक गति कर नहीं पहुँचते। सबसे पहले कंपमान वस्तु से संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था में विस्थापित होते हैं। यानी अपनी अवस्था में क्या होती है? संतुलित अवस्था में विस्थापित, यानी वो क्या करते हैं? मूव नहीं करते हैं। मतलब जब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? कंपन करते हैं, तब वो मूविंग करने लगते हैं। ये अपने समीप के कणों पर एक बल लगाते हैं। बिल्कुल, जो भी समीप का कण है वो क्या एक दूसरे को धक्का देते हैं, जिसके फलस्वरूप निकटवर्ती कण अपनी
विस्थापित हो जाते हैं, यानी जो भी विरामावस्था यानी रुकी हुई अवस्था से क्या होते हैं, चलने लगते हैं, यानी मूविंग करने लगते हैं एक दूसरे के धक्का देते हुए। निकटवर्ती कणों को विस्थापित करने के पश्चात, यानी जब निकटवर्ती कण को विस्थापित होते हैं यानी अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह में जाते हैं, इसके बाद प्रारंभिक कण अपनी मूल अवस्थाओं में लौट आते हैं। जो पहले वाले कण हैं वो क्या है, अपनी अवस्था में लौट आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न, आगे चलें। यहाँ से माध्यम द्वारा ध्वनि में उत्पन्न विक्षोभ माध्यम के कण नहीं, माध्यम से होता हुआ संचरित होता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, हम आपको समझा देते हैं आगे थोड़ा लाइन पढ़कर। विक्षोभ क्या होता है, इसमें बताया गया है विक्षोभ क्या है। तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न करते हैं। विक्षोभ मतलब होता है चलना, तेजी से चलना, विक्षोभ क्या कहलाता है, विक्षोभ। एक कैसा होता है, एकदम से चलना, गति करना, तो क्या होता है, विक्षोभ कहलाता है। हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं तरंग एक विक्षोभ है जो किसी, यानी कि वायु में, ज़्यादातर विक्षोभ किसमें, वायु में चलते हैं, तो उन्हीं को हम लोग विक्षोभ कंसीडर कर देते हैं, वायु में। तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं। बिल्कुल, निकटवर्ती कण क्या करते हैं, गति उत्पन्न कर देते हैं। ऐसा ही नहीं विक्षोभ किसी हवा में ही चल सकते हैं। ये वायु है, वायु किसमें, ठोस में भी चलती है और द्रव में भी। माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। हम सिंपल भाषा में अभी आगे समझ लेंगे इसको, अभी समझने की ज़रूरत, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी माध्यम में ध्वनि के संचरण के समय ठीक ऐसा ही होता है, इसलिए ध्वनि को तरंग के रूप में जाना जाता है। ध्वनि तरंगें माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती हैं, यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। चलिए अभी यहाँ पर ये बताया गया है, इस उदाहरण के अनुसार हम बहुत अच्छे से जान पाएंगे, ये सब जान लेंगे हम। यहाँ पर ये उदाहरण दिया गया है इसे। ध्वनि के संचार के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है, यानी सामान्य माध्यम वायु है ध्वनि के लिए। जब कोई कंपन वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है। अभी हम नीचे चित्र दिया है उससे समझ लेंगे। कह रहा है ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। बिल्कुल, जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देती है, बिल्कुल धक्का देती है, और इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। बिल्कुल उच्च दाब हो जाता है। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, उच्च दाब का। और इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र को संपीड़न, हम यहाँ चित्र द्वारा आपको बिल्कुल समझा देंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा, आप टेंशन मत लीजिए। संपीड़न विलयन क्या होता है आगे हम इसी में चित्र में समझाएंगे। ये चित्र दिखाया गया है यहाँ पर। यह संपीड़न कंपमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो यह एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे विलयन कहते हैं। जब वस्तु कंपन करती है अर्थात आगे की ओर पीछे की गति तेजी से करती है तो वायु में संपीड़न और विलयन की एक श्रेणी बन जाती है। यही संपीड़न और विलयन ध्वनि तरंग बनाते हैं, माध्यम से होकर संचरित होती है। चलिए अब समझ लेते हैं संपीड़न और विलयन। देखिए यह चित्र आप देखिए। चलिए हम समझ लेते हैं संपीड़न और विलयन। ये चित्र देखिए,
इस चित्र को दिखाया गया है। अब इसमें क्या है, ये दिखाया गया है एक वस्तु, कोई भी वस्तु है जिससे ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं, ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं, यानी ये स्रोत है। क्या है ये? स्रोत। अब यहाँ पर ये तरंगे उत्पन्न हुई दिखाई दी हैं। हमें यहाँ पर क्या दिखाई दी है? विरलन। विरलन मतलब हमें यहाँ पर ये वायु के जो कण हैं इसमें घने कण दिखाई गए, यानी हम बना देते हैं, आपको सिंपल भाषा में समझा देते हैं। चलिए यहाँ पर आप देखिए, ये हमने बनाए हैं लाइन, और यहाँ पर अब हम वैसी लाइन बनाए दूर दूर। अब फिर लाइन को फिर हम निम्न घने टाइप से बना दे रहे हैं। पहले हमने ये क्या बनाया, एकदम घने टाइप से, फिर हमने क्या बनाया, फिर लाइन को दूर दूर कर दिया। यानी पहले क्या होता है, संपीड़न। संपीड़न मतलब ध्वनि तरंगे आपस में क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा करीब आ जाती हैं, और जब विरलन होता है तो ध्वनि तरंगे दूर चली जाती है। यहाँ पर इसका गेप ज़्यादा है और इन तरंगों का गेप कम है, यानी विरलन। ये क्या है, संपीड़न। क्या है? संपीड़न। संपीड़न क्या है? संपीड़न। और जब ध्वनि तरंगे दूर दूर होती हैं तो विरलन। ध्वनि तरंगे विरलन। देखिए यहाँ पर क्या है, संपीड़न, यहाँ पर क्या है, विरलन, यहाँ पर क्या है, संपीड़न, यहाँ पर क्या है, विरलन। यानी जब तरंगे पास पास होती हैं तो क्या होता है, संपीड़न। जब वायु और जब तरंगे दूर दूर होती हैं तब क्या होता है, विरलन। पहले इसमें दिखाया गया संपीड़न। संपीड़न मतलब इकट्ठा हो जाना, विरलन मतलब फैल जाना। तो फिर संपीड़न फिर विरलन, पहले संपीड़न फिर विरलन, फिर संपीड़न फिर विरलन। आपको काला काला दिखाई दे रहा है इसमें, समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आया फिर से हम समझा देते हैं, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आता आप लोगों की, फिर मेरे पढ़ाई का फ़ायदा ही क्या। चलिए इसमें दिखाया गया है पहले विरलन हुआ है, नहीं गिरा, क्योंकि पहले इसमें क्या बनाएंगे, घने कुछ दो बनाई गई हैं लाइन। पहले इसमें घनी लाइन बनाई है क्योंकि विरलन हुआ है। क्या हुआ है, विरलन। फिर इसने डॉटेड किया है, क्या किया, डॉट डॉट। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, नहीं ये तो संपीड़न हुआ था, क्या हुआ था, संपीड़न, क्योंकि इसने घनी लाइन बनाई थी। अब ये क्या है, विरलन, यानी दूर दूर कर है। क्या है, दूर दूर। फिर क्या हुआ है, संपीड़न, फिर संपीड़न हुआ है, फिर संपीड़न, यानी ऐसे तरंगे चलती हैं। फिर क्या हुआ है, विरलन, फिर क्या हो गया है, विरलन, यानी संपीड़न फिर विरलन, संपीड़न फिर विरलन। ऐसे क्या होती हैं, तरंगे चलती हैं। किस में, अब हम समझेंगे संपीड़न और विरलन। इसमें दिखाया गया है, बताया गया। अब हम पढ़ लेते हैं एक बार फिर से, फिर से हम लोग समझ लेते हैं। आपको डाउट बिल्कुल नहीं होने वाला है, और PDF हम दे देंगे आपको नोट्स बनाकर, आप उसकी चिंता ना कीजिएगा, ठीक। ओके चलिए, ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। बिल्कुल, ये हमने पढ़ लिया था हम, अब तेज से पढ़ेंगे, थोड़ी जल्दी ही। जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने वायु को धक्का देकर संपीड़न करती है। बिल्कुल, अब धक्का देगी एकदम से, ऐसे धक्का दिया तो क्या हुआ, जो भी कण थे वो इकट्ठा हो गए। जैसे धक्का दिया, जो भी कण थे क्या हुए, इकट्ठा हो गए, फिर एकदम फैल गए कण, फिर एक घने कण हो गए, फिर फैल गए। ऐसे क्या होता है, चलती है ध्वनि वायु में। चलिए इसको हटा देते हैं, फिर हाँ चलिए, हाँ, और इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, उत्पन्न होता है उच्च दाब। इस क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं। हमने समझा दिया संपीड़न क्या होता है। यह संपीड़न कंपमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। बिल्कुल, दूर आगे की ओर गति कर देता है। इसमें हम समझेंगे, ये उदाहरण दिया है, उदाहरण दिया, इससे समझ लेंगे। जब कंपन वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे विरलन कहते हैं। जब वस्तु कंपन करती है अर्थात आगे की ओर तेजी से गति करती है तो वायु में
संपीड़न और बेलन की ओर सीढ़ी बन जाती है। यही संपीड़न और बेलन ध्वनि तरंगे बनाती हैं जो माध्यम से होकर संचरित होती हैं। बिल्कुल, आप लोग समझ गए होंगे और इस उदाहरण में समझ लेते हैं कि क्या बताया गया है। यहाँ पर कंपमान वस्तु किसी माध्यम में संपीड़न तथा बेलन एक श्रेणी उत्पन्न करते हुए ये दिखाया गया था। चलिए आगे क्या कह रहा है। क्षेत्र का है और बेलन निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न करता है। किसी माध्यम के लिए दी हुई आयतन में कणों की संख्या से संबंधित है। किसी माध्यम के कणों का अवधि आदि का ये क्या है। किसी माध्यम के कणों का आदि का घनत्व अधिक दाब को और कम दाब को दर्शाता है। इस प्रकार ध्वनि का संचरण घनत्व परिवर्तन के संचरण के रूप में भी देखा जा सकता है। बिल्कुल, अब वायु का घनत्व होगा उसकी आदत थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है, यानी नमी वगैरह ये क्या है, वायु नीचे आती है थोड़ी ध्वनि में चेंजिंग आती है। जब वायु गर्म होती है तो भी चेंजिंग आएगी, उसको बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचता है, इस उदाहरण में समझेंगे। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य हैं। इसमें ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य दिखाई गई हैं। क्रियाकलाप 11.4 एक स्लिंकी लीजिए। स्लिंकी यानी ये आपको लेना है एक, इसे स्प्रिंग बोलते हैं हम लोग, ये स्लिंकी बोल रहा है। आप स्लिंकी को चित्र दर्शाए अनुसार अपने मित्र की ओर स्लिंकी की ओर तीव्र झटका दें। बिल्कुल, ये पुश कर रहा है, दिख रहा है, ये तो इसमें दोनों लिए हैं और एक पुश कर रहा है। ये हाथ पुश कर रहा है, ये रोका हुआ है, ये दिख रहा है पुश कर रहा है। जैसे अपने दोस्त को आप पुश करते हो तो क्या वो आगे की ओर भागता है और उसमें क्या बन जाती है। देखिए आप देख सकते हैं इसमें पहले संपीड़न हुआ है, फिर बेलन हुआ है, फिर संपीड़न हुआ है, फिर बेलन हुआ है। देख रहे हैं आप, पहले स्प्रिंग घना है, फिर दूर दूर हो गया है, फिर घना हो गया है, फिर दूर दूर हो गया है। तो क्या हुआ, इसमें संपीड़न और बेलन दिखाया गया है। अब आप बिल्कुल श्योर हो गए होंगे। आप क्या देखते हैं, यदि आप अपने हाथ से इस लिंकी को लगातार आगे पीछे वारी वारी से धक्का देते हैं और खींचते रहें तो आप क्या देखेंगे। बिल्कुल, हमने देख लिया। हम आगे की ओर चलते हैं। यदि आप इस लिंकी पर एक चिन्ह लगा दें तो आप देखेंगे किसी इस लिंकी पर लगा चिन्ह विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर आगे पीछे गति करता है। समांतर मतलब हमने ऐसे बल लगाया और क्या हुआ, फिर रोटेट किया ऐसे ही, ऐसे, यानी आगे पीछे। चलिए आप समझ गए होंगे। थोड़ा और पढ़ लेते हैं, फिर हम आज की क्लास को स्किप कर देंगे और हम PDF आपको दे देंगे टेलीग्राम पर। उन क्षेत्रों को जहां इस लिंकी की कुंडलियां पास पास आ जाती हैं, संपीड़न यानी जहां कुंडलियां पास पास हैं वहां पर संपीड़न बताया गया है। और उन क्षेत्रों में को जहां कुंडलियां दूर दूर हो जाती हैं, बेलन यानी R इसमें दिखाया गया है, R कहते हैं। और संपीड़न को C कहते हैं, यहाँ पर C लिखा है, और बेलन को R कहते हैं। आप जानते हैं कि किसी माध्यम में ध्वनि संपीड़नों तथा बेलनों के रूप में संचरित होती है। आप अब किसी इस लिंकी में विक्षोभ के संचरण तथा किसी माध्यम में विक्षोभ की तुलना कर सकते हैं। बिल्कुल, आप तुलना कर सकते हैं किसी से। ये तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं। ये तरंगे क्या कहलाएंगी, अनुदैर्घ्य तरंगे। पहले क्या होगी, संपीड़न होगी, संपीड़न यानी घनी होगी, फिर बेलन होगी, क्या होगी, बेलन। यहाँ पर दूर दूर है, यहाँ पर क्या है, घनी, और फिर घनी हो जाएगी, फिर बेलन होगा, नहीं संपीड़न होगा, फिर पास पास आ जाएंगी, यानी ये हो गया बेलन। ये वाला क्या है, बेलन, और ये वाला यानी कि ये वाला क्या है, ये दूर दूर है, तो क्या हो गया, बेलन।
क्या हो गया, बेलन। ओह सॉरी, थोड़ी गलती हो जाती है, ये बेलन है और ये संपीड़न है। ये क्या है, संपीड़न। संपीड़न क्या है, संपीड़न। संपीड़न का मतलब एक जगह आ जाना, और बेलन का मतलब दूर दूर। चलिए आप समझ गए होंगे, संपीड़न और बेलन। चलिए नेक्स्ट क्लास आप अगले सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।